ट्वेल्थ फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। पार्ट 7। योगिता की दीदी की शादी में जाने के लिए पांडे और मनोज तैयार हो गए। अश्विन के पास लाल रंग की मारुति कार थी। कार से प्रेमिका के यहाँ जाने से पांडे का प्रभाव बढ़ता, इसलिए पांडे ने योगिता की दीदी की शादी में जाने के लिए अश्विन को भी तैयार कर लिया। शादी के सुस्वादु भोजन के बदले अपनी कार ले जाने को अश्विन तैयार हो गया। पांडे, मनोज और अश्विन तीनों शादी में पहुंच गए। योगिता ने तीनों मेहमानों का स्वागत किया। पांडे आज योगिता के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। वह अपनी पसंद पर गर्व कर रहा था। उसने अश्विन को कोहनी मारते हुए कहा, देखो अश्विन, योगिता कितनी सुंदर है। अश्विन स्पष्ट उद्देश्य से आया था। उसे इन बेकार की बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसने व्यर्थ समय बर्बाद नहीं किया। वह खाने के स्टॉल तलाशने लगा और अपनी प्लेट सजा के पांडे के पास आकर खड़ा हो गया। अश्विन, पांडे, मटर पनीर अच्छा बना है। तुम भी प्लेट ले लो। ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, चलकर पढ़ना भी है। अश्विन ने पांडे को इस रोमांटिक मौके पर पढ़ाई की याद दिला दी, पर पांडे की भूख प्यास मर चुकी थी। पढ़ाई वह भूल चुका था। वह चारों तरफ चहकती हुई, मुस्कुराती हुई योगिता को ही देख रहा था। योगिता कभी मेहमानों से बात करती, कभी किसी बात पर हंसती दिखाई देती। पांडे ने इस बार मनोज से कहा, देखो मनोज, योगिता कितनी खुश है। मनोज ने पांडे को संतुष्ट किया। मुझे तो लगता है कि वह तुम्हारे आने के कारण ही ज़्यादा खुश है। उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही। अश्विन ने बहुत दिनों से दही बड़ा नहीं खाया था। उसने दही बड़ा खाते हुए कहा, पांडे, दही बड़ा अच्छा बना है, खाओगे? योगिता के सौंदर्य में डूबने के कारण पांडे को भूख नहीं लग रही थी। तुम ठूंस लो पहले, पांडे ने अश्विन से गुर्राते हुए कहा। मनोज कहीं खोया हुआ था। पांडे की नज़र सिर्फ योगिता पर टिकी हुई थी, हंसती और खिलखिलाती बड़ी बड़ी आंखों वाली योगिता पर। उत्सव और सौंदर्य के इस माहौल में मनोज को श्रद्धा की याद सताने लगी। एक प्रेमी अपनी दूरस्थ प्रेमिका को याद कर रहा था, दूसरा प्रेमी अपनी निकटस्थ प्रेमिका को निहार रहा था। पांडे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि योगिता उसी के कारण आज बेहद खुश है। अश्विन के मुंह में कढ़ी और चावल भरे हुए थे। वह पांडे की बात पर हंसना चाहता था, पर इस डर से चुप रहा कि हंसने से उसके मुंह के कढ़ी चावल गिर जाएंगे। वह फिर भी मुंह में कढ़ी चावल भरे हुए ही अश्विन ने मजबूरी में अपने मन की बात कह दी। पांडे, तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? अश्विन बिन बुलाई शादी में केवल भोजन करने आया था, पर वह अपने दूसरे दायित्व भी निभाना चाहता था। उसने पांडे को यथार्थ के दर्शन कराने का अपना दायित्व निभाया। पांडे को समझ नहीं आया कि अश्विन क्या कहना चाहता है। उसने अश्विन से गुस्से में पूछा, उल्टी सीधी बातें बहुत करते हो। तुम्हें यहाँ लाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बताओ अब क्या कहना चाहते हो? अश्विन की नज़र बारीक थी। उसने पांडे को दिखाया जो प्यार में अंधा पांडे नहीं देख पा रहा था। अश्विन ने चाशनी वाले गरम गुलाब जामुन का आनंद लेते हुए पांडे से कहा, योगिता तुम्हारे कारण नहीं चहक रही पांडे। वो देखो, काले कोट में तुमसे लंबा और सुंदर लड़का खड़ा है ना, उसके कारण चहक रही है। पांडे और मनोज ने देखा कि योगिता एक स्मार्ट लड़के से हंस हंस कर बात कर रही है। बात करते करते योगिता कभी शर्मा जाती, कभी मुस्कुरा जाती। पांडे ने अश्विन का विरोध किया। अश्विन, तुम विघ्न संतोषी हो। यहाँ कई लोग हैं जो योगिता के मेहमान हैं। हंसकर बात करना मेहमान का धर्म है। मत मानो पांडे, यदि नहीं मानना है, पर उस लड़के से ही चक्कर है योगिता का। तुम बेकार ही बीच में कूद रहे हो, अश्विन ने आत्मविश्वास से कहा। पांडे अब चौकन्ना हो गया। अश्विन की लगाई आग अब भड़क रही थी। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि योगिता उसके कारण नहीं, किसी और लड़के के कारण खुश है। अश्विन का खाना पूरा हो गया था, पर अभी कॉफ़ी बची हुई थी। अश्विन कॉफ़ी पीने लगा। उसने कॉफ़ी पीते हुए फाइनल निर्णय सुनाया, पांडे, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हारी योगिता ने तुमसे ज़्यादा स्मार्ट और संवेदनशील लड़का ढूंढ लिया है। चलो अब चलकर पढ़ाई करो। पांडे अब तनाव में था। उसने चिढ़कर कहा, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मैं खुद पता लगाता हूँ। मनोज रोकता रहा पांडे को, पर पांडे वहां पहुंच गया जहां योगिता उस लड़के से बात कर रही थी।
मनोज को डर था कि पांडे कहीं कोई बवंडर ना कर दे। मनोज ने अश्विन से कहा, ये पांडे कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे योगिता से। मनोज पांडे का साथ देने उसके पीछे पीछे चला गया। योगिता के पास पहुंचकर पांडे योगिता को परखने के उद्देश्य से बोला, योगिता अब हम लोग चलते हैं। जब तक योगिता कुछ बोलती, मनोज ने योगिता के साथ खड़े लंबे और स्मार्ट लड़के से हाथ मिलाकर कहा, हेलो मैं मनोज। लड़के ने भी विनम्रता से मनोज से हाथ मिलाया। हेलो मैं शशांक। योगिता ने शशांक का परिचय दिया। ये शशांक हैं, जीजा जी के रिश्तेदार, इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। यह एक अधूरा और आशंकित करने वाला खतरनाक परिचय था, पर पांडे समझ गया कि इस लड़के के सामने वह कुछ भी नहीं है। शादी की लाइटिंग और चकाचौंध में पांडे का चेहरा फीका पड़ गया। पांडे समझ गया कि योगिता अब इस लड़के से ही प्यार करेगी। उसे अपनी हार एकदम सामने दिखाई देने लगी। इस हार से पांडे बुझ गया। लड़का उन लोगों से विदा लेकर चला गया। मनोज पूरी तरह कंफर्म करना चाह रहा था कि वास्तविकता क्या है। मनोज ने योगिता से कहा, योगिता शशांक अच्छा लड़का है। योगिता को मनोज का कथन समझने में वक्त नहीं लगा। मनोज का आशय भी शायद वह समझ गई थी। उसने मनोज से बड़ी उत्सुकता से पूछा, सच में? मनोज ने पूरी जांच पड़ताल के उद्देश्य से योगिता से कहा, योगिता इंग्लैंड जाकर हम लोगों को भूल मत जाना। योगिता शर्मा गई। उसने अपना सर केवल ना के इशारे में हिलाया, जिसका अर्थ था कि वह इंग्लैंड जाकर इन दोनों को नहीं भूलेगी। पांडे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लैंड जाकर योगिता उसे याद करेगी कि भूल जाएगी। कुछ देर खामोशी बनी रही। पांडे की हिम्मत योगिता के चेहरे की ओर देखने की नहीं हो रही थी। योगिता ने मनोज से कहा, आप लोग खाना खाकर ही जाइए। योगिता की नजरें पांडे से बच रही थीं। मनोज ने सच उगलवा लिया था। पांडे वहीं खड़ा था। उसके पैर और दिमाग पत्थर हो गए थे। योगिता ने पांडे की तरफ देखा भी नहीं। वह दूसरी तरफ चली गई। अश्विन ने देखा कि अब पांडे और मनोज अकेले हैं तो वह लपक कर आ गया। मनोज ने अश्विन से कहा, पांडे का खेल खत्म। तुम सही थे अश्विन। योगिता उस इंग्लैंड वाले लड़के से प्यार करती है। अश्विन ने पांडे से व्यंग में कहा, पांडे अब चलें या खाना खाकर जाओगे? एमए हिंदी में लात मारकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ तुम्हारी प्रेमिका निकल ली इंग्लैंड। पढ़ लो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे खाना खा लेते हैं, देर हो रही है। पांडे अश्विन से कुछ नहीं बोला था, पर उसके भीतर आग लगी हुई थी। उसे योगिता पर क्रोध आ रहा था। योगिता से कुछ कहने की हिम्मत पांडे में नहीं थी, इसलिए पांडे मनोज पर फट पड़ा। जिस दिन श्रद्धा तुम्हें छोड़कर जाएगी उस दिन खा लेना तुम खाना। तुम्हें क्या करना मुझसे? तुम्हें श्रद्धा की याद आ रही होगी, जाओ तुम श्रद्धा को फ़ोन कराओ। मेरी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। पांडे ने अपने लुट चुके प्यार का गुस्सा मनोज पर उतार दिया। मनोज समझ गया था कि इस समय पांडे से कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। अश्विन पांडे को दूर खींच ले गया। मनोज वहीं खड़ा रहा। दूर स्टेज पर कमबख्त इश्क है जो सारा जहां है वो गाने पर कुछ लोग डांस कर रहे थे। मनोज को सुखविंदर और आशा भोसले के इस गाने से जैसे नशा हो गया। अपने अधूरे इश्क में मनोज फिर से डूब गया। मनोज को लग रहा था कि यह गाना जैसे उसी के लिए गाया जा रहा है। ये इश्क इश्क हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है। श्रद्धा के इश्क में डूबे मनोज के सामने इस समय श्रद्धा के अलावा कोई नहीं था। गाना खत्म होने के बाद यह भरा प्रेमी वापस अपने दोनों साथियों के पास आ गया। लुटा प्रेमी पांडे कन्फ्यूजन में था कि खाना खाए या नहीं। उसके दिल और पेट में जद्दोजहद चल रही थी। उसे पता था कि आज पीली कोठी में भी उसे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए उसने भूख से समझौता नहीं किया। भरपेट खाने के बाद तीनों कार से पीली कोठी चल दिए। पेट में भोजन जाने के बाद पांडे में फिर से दुखी होने की ताकत आ गई। वह दुखी मन से सड़क पर देखने लगा। पांडे की रोने की इच्छा होने लगी, पर रोने के लिए कार उसे उपयुक्त नहीं लग रही थी।
अश्विन ने दोनों प्रेमियों से कार चलाते हुए कहा, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए प्रेमिकाएं कुतियाई होती हैं, जिन्हें शुरुआत में ही लतिया देना चाहिए, नहीं तो ये बहुत परेशान करती हैं। अश्विन ने प्रेम और प्रेमिका के बारे में अपना विचार दोनों प्रेमियों को बता दिया। दोनों प्रेमी अश्विन की बात से सहमत नहीं दिखे तो अश्विन ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और प्रेमी कुत्ते होते हैं जो उनके पीछे पढ़ाई छोड़कर लपलपाई जीभ निकाल कर भागते रहते हैं, क्यों पांडे? अश्विन ने पांडे को कुत्ता कह दिया और अश्विन उसकी स्वीकारोक्ति भी पांडे से चाहता था। पांडे जोर जोर से बोलने लगा, हाँ मैं कुत्ता हूँ मैं कुत्ता। इतना कहकर उसकी रुलाई फूट पड़ी और वह अश्विन से लिपट कर रोने लगा। अश्विन को इस लिपटने से कार चलाने में असुविधा हो रही थी। उसने पांडे को अपने से अलग किया और कहा, पांडे कार चलाने दो, अभी घुस जाएगी किसी में। प्रेमिका से हाथ धोया है, जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, हटो अलग। मनोज अभी भी उसी गाने के सुरूर में था जब अश्विन ने मनोज से पूछा कि मनोज जी बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मनोज ने पूरे गले से पूरी आवाज़ में उसी गाने की लाइनें गाना शुरू कर दी। ये इश्क इश्क हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है, ये इश्क दिल की दौलत है। गाना इतना तेज और बेसुरा था कि कार के बाहर सड़क पर चलने वाले कुछ लोग भी मनोज को देखने लगे। तीनों पीली कोठी पहुंच गए। इस अव्यवस्थित रात में पढ़ाई नहीं होनी थी। पांडे कमरे में पड़ा पड़ा अपनी छूट चुकी प्रेमिका के लिए दुखी होता रहा। उसे अपनी पीड़ा का जहर खुद ही पीना था। सोड़ी सोड़ी अखियों वाली गाना आज पांडे ने नहीं चलाया। उसने लगान फिल्म का भजन, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुम बिन हमरा को नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम बिन हमरा कौन नहीं, अपने टेप रिकॉर्ड पर लगा दिया और पलंग पर लेटकर रोता रहा। दोनों प्रेमी फिर से भूल गए थे कि उनका प्रीलिम्स सामने है। आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा हो गई। मनोज और पांडे की इस बार आईएएस प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। सांप सीढ़ी के खेल की तरह मनोज फिर से जीरो पर आ गया। अश्विन और नवनीत ने धमाका कर दिया। दोनों की प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी। युद्ध का यह पहला मोर्चा जीतने के कारण नवनीत की इच्छा फिर से अपने दुश्मनों को अपमानित करने की होने लगी। मनोज और पांडे के कमरे पर नवनीत ने मंद मंद मुस्कुराते हुए व्यंग के तीर से पांडे को घायल करना शुरू किया। पांडे, ऐश्वर्या राय ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पांडे को नवनीत का यह कथन समझ नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए पूछा, कौन ऐश्वर्या राय? वही सोड़ी सोड़ी अखियों वाली जिसके इंतजार में तुम प्रीलिम्स ठीक से नहीं दे पाए। नवनीत ने पांडे पर व्यंग किया। मैं किसी लड़की के कारण डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो तो इस साल इतिहास के पेपर में प्रागैतिहासिक भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा प्रश्न आ गए थे, जिसकी तैयारी हम लोग ठीक से नहीं कर पाए, पांडे ने सफाई दी। नवनीत ने हंसते हुए पांडे से कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नवनीत का व्यंग सुनकर पांडे कलप कर रह गया। अश्विन ने पांडे से कहा, पांडे, प्रीलिम्स की तैयारी पूरे सिलेबस की करनी पड़ती है। अंदाज और पुराने पेपर के आधार पर तैयारी करने से यही रिजल्ट होता है जो आपका हुआ है। अश्विन की बात सही थी। पांडे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। नवनीत ने इस बार मनोज से कहा, मनोज जी, एक बार प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद दूसरी बार फेल हो जाना सच में चिंता का विषय है। मनोज इस बात का कुछ उत्तर देता इसके पहले ही नवनीत ने अश्विन से कहा, अश्विन, मैं अब ग्वालियर में समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कल ही कोचिंग के लिए दिल्ली चलो। ग्वालियर में मेंस का कोई माहौल नहीं है। इतना कहकर नवनीत उठा और पड़ोसन फिल्म के गाने की पंक्तियां गुनगुनाने लगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद टेढ़ा शब्द को मन्ना डे की तरह अलग अलग तरीके से गाता हुआ नवनीत अपने कमरे की ओर चला गया। पांडे और मनोज दोनों नवनीत के घातक व्यंग को सुनकर मन मसोस कर रह गए। मनोज के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ चुकी थीं। मनोज को यह समझ आ गया था कि इस परीक्षा में हर साल नए सिरे से उसी मेहनत से तैयारी करनी पड़ती है जैसी कि सफल होने के लिए की जाती है।
पिछले अटेम्प्ट की सफलता अगले अटेम्प्ट की सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। अब मनोज को लगने लगा कि जब प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ तो मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली में पहले अटेम्प्ट की प्रीलिम्स की सफलता और हिंदी में योग्यता के लिए विकास सर द्वारा की गई तारीफ अब बेमानी हो गई थी। उसके सामने अब उत्तर प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा थी, पर अभी उसकी कोई डेट नहीं आई थी। मनोज अपने मन की निराशा को कम करने के लिए पांडे के साथ जगदीश तोमर जी के घर चला गया। तोमर जी अपनी बैठक में पलंग पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। पांडे और मनोज को देखकर तोमर जी ने जोरदार ठहाका लगाकर दोनों का स्वागत किया। दोनों पराजित से तोमर जी के सामने बैठ गए। तोमर जी ने पूछा, क्या बात है, आज कुछ परेशान दिख रहे हैं? मनोज ने कहा, प्रीलिम्स में हम दोनों का नहीं हुआ। तोमर जी ने बड़ी बेफिक्री से कहा, असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयत्न नहीं किया गया। आप लोग अपनी असफलता से दुखी हैं, पर क्या आप यह कह सकते हैं कि आपने सफलता के लिए 100% प्रयत्न किया था? पढ़ाई के समय आपकी रणनीति, आपकी लगन, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रह गई थी? यदि ऐसा है तो आपको दुखी होने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल तोमर जी के इस शिक्षकीय उद्बोधन के समय मनोज और पांडे केवल एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। वे दोनों जानते थे कि प्रीलिम्स की तैयारी का अधिकांश समय उन दोनों ने अपने अपने प्रेम की खोज में बिता दिया था। तोमर जी ने कहना जारी रखा, जाकर उन लड़कों से मिलो जो इस परीक्षा में सफल हुए हैं। उनसे पूछना कि उन्होंने यह सफलता कैसे पाई, उनकी क्या प्लानिंग थी, उन्होंने कितनी मेहनत की, पढ़ाई के मध्य आने वाले व्यवधानों को कैसे दूर किया। तुम पाओगे कि उनकी रणनीति, उनकी लगन तुमसे बेहतर थी। पांडे को नवनीत का कमरा याद आ गया, जिसमें वह निर्विघ्न पढ़ाई कर रहा था और पांडे योग्यता के इंतजार में भटक रहा है। तोमर जी के घर से प्रेरणास्पद उद्बोधन सुनकर दोनों पीली कोठी वापस आ गए। दोनों के पास अब अगले साल की प्रीलिम्स की तैयारी, पढ़ाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्दी सिलेक्शन के सपने देखने वाले मनोज के लिए सफलता दूर होती जा रही थी। आईएएस के 4 में से 2 अटेम्प्ट तो उसके बेकार ही चले गए थे। तीसरे अटेम्प्ट की प्रीलिम्स अगले साल मई में होनी थी। लंबी मैराथन के लिए उसे फिर से तैयार होना है, लेकिन इस असफलता के बावजूद श्रद्धा के प्यार को मनोज दिल से नहीं निकाल पा रहा था। 2 महीने तक उसने अपने आप को दृढ़ करके बिना विचलन के अच्छी पढ़ाई की, पर प्यार की तड़प आसान नहीं होती। कुछ दिनों तक शांत रही यह भावना फिर से हिलोरे मारने लगी। उसे श्रद्धा की याद फिर सताने लगी। उसके दिलो दिमाग पर श्रद्धा का चेहरा, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आवाज़ फिर छाने लगी। प्रातः स्मरण सी श्रद्धा फिर से उसकी नींदें उड़ाने लगी। सपनों में आकर श्रद्धा उसे फिर से जगाने लगी। एक उदास शाम मनोज पीली कोठी की छत पर रेलिंग के पास खड़ा श्रद्धा की याद में दूर डूबते सूरज को निहार रहा था। पांडे की स्थिति मनोज से अलग थी। उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर बेहतर प्रेमी के साथ निकल गई थी। प्रेम और प्रेमिका से दूर होने के कारण पांडे के भीतर प्रेम से नुकसान नाम का ज्ञान अचानक पैदा हो गया। पांडे ने प्रेम वियोग में विचलित मनोज को समझाया, मनोज, प्यार ने मुझे और तुम्हें बर्बाद कर दिया है। अब हमें सब कुछ छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मनोज अपने आप को प्रेम में बर्बाद नहीं मान रहा था। उसने डूबते हुए सूरज को देखते हुए जवाब दिया, मेरी रणनीतिक गलती के कारण प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। श्रद्धा के प्रति मेरा प्यार तो मुझे अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पांडे के विपरीत मनोज अपनी असफलता का कारण अपने प्यार को नहीं मान रहा था। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पांडे से कहा, श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझ सकते। मैं अब श्रद्धा मैं हो गया हूँ। रात दिन मुझे श्रद्धा ही दिखती है। तुम इसे प्यार कह सकते हो, मैं इसे भक्ति कहता हूँ। मेरी भक्ति कभी धोखा नहीं दे सकती, परीक्षा अवश्य ले सकती है। मनोज ने इन दिनों प्यार, भक्ति, भय, पढ़ाई, संकल्प का आपस में घालमेल कर लिया।
पांडे ने उसे समझाने की असफल कोशिश बंद कर दी। 2 महीने अच्छी पढ़ाई करने के बाद फिर से मनोज को श्रद्धा की याद सताने लगी। मनोज का मन जब पढ़ाई से उचट गया तो उसने पांडे से कहा, पांडे हम जगदीश तोमर के घर चलें, उनसे बात करके मोटिवेशन मिलता है। पांडे छूट चुकी पढ़ाई को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसकी इच्छा जगदीश तोमर जी से मिलने की होने लगी। पांडे भी बहुत दिनों से जगदीश तोमर जी से नहीं मिला था, इसलिए दोनों जगदीश तोमर जी के घर चले गए। तोमर जी अपनी बैठक में हमेशा की तरह अपने पलंग पर लोर से टिके किताब पढ़ रहे थे। मनोज और पांडे को देखकर तोमर जी ने ठहाका मारकर उनका स्वागत किया। कैसी चल रही है पढ़ाई? तोमर जी ने मनोज और पांडे से पूछा। मनोज अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि पांडे बोल पड़ा, पढ़ाई नहीं, अब भक्ति चल रही है। किसकी भक्ति चल रही है? तोमर जी को पांडे का कथन समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने सहज उत्सुकता से पूछ लिया। श्रद्धा की। बम सा पांडे ने मनोज के सामने फोड़ दिया। पांडे शायद तोमर जी के घर कुछ और ही तय करके आया था। मनोज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि पांडे जगदीश तोमर जैसे गंभीर व्यक्तित्व के धनी, अनुशासन प्रिय रिटायर स्कूल प्रिंसिपल, शहर के सम्मानीय विद्वान के सामने ऐसी कोई बात कह सकता है। पर पांडे मनोज के प्यार का सच खोलकर तोमर जी के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। मनोज का मुंह शर्म से लाल हो गया। वह तोमर जी के कमरे से भाग जाना चाहता था, पर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। तोमर जी कुछ पूछते उसके पहले पांडे ने कहना शुरू किया। श्रद्धा से कुछ दिन पहले तक मनोज जी प्रेम करते थे, पर अब कह रहे हैं कि वह भक्ति करने लगे हैं। आप तो सुदर्शन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका इतिहास इस क्षेत्र में अवश्य समृद्ध रहा होगा, इसलिए इस मार्मिक विषय पर आपके विचार जानने हम आज यहाँ आए हैं। मनोज तोमर जी के घर पढ़ाई की भटकी हुई दिशा तलाशने आया था, पर पांडे शायद किसी दूसरे उद्देश्य से तोमर जी के घर गया था। मनोज की पोल खोलकर पांडे अब रिटायर्ड प्रिंसिपल जगदीश तोमर की कोई गोपनीय प्रेम कहानी जानना चाह रहा था। मनोज की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पांडे इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। हा, समृद्ध तो नहीं था, पर ठीक ठाक था। जगदीश तोमर ने ठहाका मारते हुए पांडे की बात का जवाब दिया। मनोज को विवेकानंद साहित्य के मर्मज्ञ जगदीश तोमर से इस तरह की किसी स्वीकारोक्ति की उम्मीद नहीं थी। ठीक ठाक का नाम बताएंगे या रहने दें? पांडे अपने दोनों हाथ मसलते हुए अब तोमर जी की किसी पुरानी प्रेम कहानी की खोज कर रहा था। अब तो बुढ़ा गई होंगी, तोमर जी ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर जोर से ताली पीटते हुए कहा। मनोज की आंखें फटी जा रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या बातें हो रही हैं, लेकिन तोमर जी की सहजता देखकर वह अब संतुलित हो रहा था। पांडे ने तोमर जी पर कृपा कर दी। उसने तोमर जी की बूढ़ी हो चुकी पूर्व प्रेमिका का नाम जानने की ज़्यादा जिद नहीं की। मनोज जी श्रद्धा से बात किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। श्रद्धा के कारण ये अत्यंत विचलित हैं। मैं जानता हूँ कि इसी विचलन के कारण मनोज की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, जबकि ये कह रहे हैं कि श्रद्धा इन्हें प्रेरित करती है। पांडे ने तोमर से मनोज की मनोदशा का वर्णन किया। यदि प्रेम है तो विचलन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेम तो स्थिर करता है, एकाग्र करता है, मन की सारी नकारात्मकताओं को दूर करता है। प्रेम तो विस्तार का नाम है। यदि आप प्रेम में हैं तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह उत्साह से करेंगे, प्रसन्नता से करेंगे, पवित्रता से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे। तोमर जी ने प्रेम पर अपने विचार व्यक्त किए। मनोज को तोमर जी के विचार उसके मन माफिक लगे। वह ध्यान से तोमर जी के विचार सुनने लगा, लेकिन पांडे तोमर जी के विचारों से सहमत नहीं दिख रहा था। पर समस्या यह है कि श्रद्धा मनोज को प्रेम नहीं करती। पांडे ने तोमर जी को मसाला प्रदान किया।
तो ना करें। प्रेम की यही तो खूबसूरती है। यह अकेले भी किया जा सकता है। प्रेम को अभिव्यक्त करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मनोज श्रद्धा से प्रेम करते हैं, इससे श्रद्धा को क्या? इस प्रेम से लाभ भी तो मनोज को ही हो रहा है। समृद्ध तो मनोज ही हो रहे हैं ना, पवित्र तो मनोज ही हो रहे हैं ना। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। श्रद्धा से प्रेम करने के कारण ही तो मनोज का हृदय इस चराचर जगत को प्रेम करने के काबिल बन पा रहा है। प्रेम तो हमेशा लाभ का सौदा होता है। तोमर जी ने मनोज को प्रेम का अलग और नया रूप दिखाया। मनोज ने तोमर जी से अपने मन की बात कहने की हिम्मत की। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं भी यही मानता हूँ, पर फिर मुझे तनाव क्यों होता है, मैं विचलित क्यों हो जाता हूँ? तोमर जी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए मनोज से कहा, उम्मीद नहीं, अपेक्षा नहीं, इच्छाएं नहीं, सिर्फ प्रेम। सिर्फ प्रेम है जो आपके अधिकार में है। शेष सब बेमानी है, क्योंकि तुम उम्मीद कर रहे हो कि श्रद्धा भी तुमसे प्रेम करे, जबकि प्रेम का यह नियम है ही नहीं। जैसे कि आपने प्रेम को इच्छाओं की जंजीर पहनाई, वैसे ही प्रेम अदृश्य हो जाता है। आपके अधिकार में केवल आपका मन है, दूसरे किसी का नहीं। मुझे लगता है कि बिना सफलता के, बिना पीएससी में सिलेक्ट हुए प्रेम मिलना संभव नहीं है। पांडे ने अपने दिल का दर्द तोमर जी को सुनाया। तोमर जी ने कहा, सफलता असफलता का प्रेम से क्या संबंध? आप सफल हैं तो प्रेम मिल जाएगा, असफल हैं तो प्रेम नहीं मिलेगा। ये कौन सा नियम है भाई? और सफलता क्या है? क्या तहसीलदार थानेदार बनना ही सफलता है? जिस तरह से प्रेम को लोग ठीक से नहीं समझते, उसी तरह सफलता को भी लोग ठीक से नहीं समझते। क्या शक्ति, सत्ता, धन, प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही सफलता है? मुझे लगता है कि संतुष्टि और आनंद के साथ देश हित में कोई भी काम आप पूरी ईमानदारी से करें तो आप सफल हैं। फिर चाहे आप थानेदार बन जाएं या सुबह सुबह शहर की सड़क पर झाड़ू लगाएं। तोमर जी ने कहा। पांडे को उम्मीद थी कि तोमर जी मनोज को श्रद्धा से प्यार करने से रोकेंगे और पीएससी की पढ़ाई को अधिक गंभीरता से करने की सलाह देंगे, पर तोमर जी ने तो दूसरा ही राग लापा, जिसे पांडे ने पसंद नहीं किया। लेकिन मनोज को लग रहा था कि तोमर जी एकदम सही कह रहे हैं। श्रद्धा से अपने प्यार के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं। यदि उसमें ताकत होगी तो श्रद्धा अपने आप उसे प्यार करेगी। मनोज तोमर जी के घर से संतुष्ट होकर और पांडे असंतुष्ट होकर वापस पीली कोठी चले गए। सच में प्यार की राह इतनी आसान नहीं होती। संकल्प लेकर मन को नियंत्रित करना कठिन होता है। संकल्पों और विकल्पों में बार बार संघर्ष होता है। तोमर जी ने मनोज को अपने प्यार को अपने मन में ही रखने का सुझाव दिया था। अभिव्यक्ति के स्थान पर अनुभूति पर बल दिया था। कुछ दिन मनोज ने श्रद्धा को फ़ोन लगाने की कोशिश नहीं की, पर कब तक केवल अनुभूति को पालता रहेगा। जब बहुत दिनों तक श्रद्धा से बात नहीं हो पाती तो थोड़ी देर के लिए संशय का, अविश्वास का धुआं उठने लगता था। कितना क्षणिक है ना सब। एक पल में भरपूर विश्वास तो दूसरे ही पल अविश्वास। अजीब प्यार है यह, जो एक समय में मजबूत दिखता है, फिर खुद को परखने में लग जाता है, डगमगाने लगता है। फिर यह अविश्वास, यह परखना, यह डगमगाना सब अस्थायी लगता है। स्थायी लगता है तो सिर्फ प्यार, उस प्यार की तड़प और उस प्यार की याद। कुछ दिनों श्रद्धा से बात न करने की तपस्या के बाद मनोज को फिर लगने लगता है कि श्रद्धा से बात किए बिना रहना मुश्किल है। ना करूं प्यार की बात, आवाज़ ही सुन लूं, एक बार बात कर लूं, फिर 2-3 महीने की छुट्टी। श्रद्धा भूल तो नहीं गई? अगर नहीं भूली तो क्या वह भी मुझे उतना याद करती है जितना मैं उसे करता हूँ? ये जानना भी तो ज़रूरी है। बिना फ़ोन पर बात किए कैसे जाने यह सब। इसलिए एक दिन मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा को एसटीडी से फ़ोन लगा ही दिया। प्यार की बात तो वह कर नहीं सकता था श्रद्धा से, इसलिए उसने केवल पढ़ाई की बात की।
अब वह महीने 2 महीने में एक बार श्रद्धा से पढ़ाई की बात करता और संतुष्ट हो जाता। एक दिन श्रद्धा ने उसे फ़ोन पर बताया कि उसकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है, इसलिए फिर से तैयारी के लिए वह दिल्ली जा रही है। मनोज के लिए यह अच्छी खबर थी। वह भी अपने तीसरे अटेम्प्ट और श्रद्धा के साथ के लिए दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। फिर दिल्ली, फिर मुखर्जी नगर, दृष्टि कोचिंग के सामने वाला पार्क मनोज श्रद्धा का इंतज़ार कर रहा है। 2 दिन पहले वह और पांडे ने दिल्ली के नेहरू विहार में कमरा ले लिया और नए सिरे से पढ़ाई करना शुरू कर दी। उसके पिता भी सस्पेंड नहीं हुए थे। वह झाबुआ में ही नौकरी कर रहे थे, इसलिए घर की अर्थव्यवस्था पटरी पर थी। माँ ने उसे दिल्ली जाने के लिए 5,000 रुपये दे दिए थे। अश्विन नवनीत पहले ही दिल्ली आ गए थे। उन्होंने गांधी विहार में कमरा किराए से ले लिए थे और आईएएस की मुख्य परीक्षा दे दी थी। गुप्ता ने भी अश्विन के बगल में गांधी विहार में कमरा ले लिया था। श्रद्धा भी दिल्ली आ गई। उसने 1229 मुखर्जी नगर में उसी हॉस्टल में कमरा ले लिया था जिसमें वह पहले रहती थी। जिद्दी वक्त का पहिया एक बार फिर पीछे घूम गया था। मनोज पर समय भरपूर मेहरबानी कर रहा था। उसकी नज़रें लगातार उस रास्ते को देख रही थीं जहाँ से श्रद्धा आने वाली थी। तभी श्रद्धा सुर्ख लाल रंग पर काले फूल वाली ड्रेस पहने उसे आती हुई दिखाई दी। रेगिस्तान में ठंडी फुहार सी, सारी भटकन के बाद एक सुखद आराम गाह सी। उम्मीदों के बनने फिर उसके बिखर जाने की पृष्ठभूमि तो नहीं है यह, मनोज सोचता रहा। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर श्रद्धा ने मनोज से कहा, कैसे हो? सब बता देना चाहता था मनोज कि वह कैसा था बिना श्रद्धा के। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। आदमी कितना मजबूर होता है, कुछ नहीं कर पाता। जो उसे ज़िंदगी देता है उसे देख भी नहीं पाता, और वैसे न जाने कितनी भीड़, लाखों लोग उसे रोज़ दिखते हैं, बस एक चेहरा नहीं दिखता। पर मनोज ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हूँ। फिर आ गया दिल्ली। देखते हैं दिल्ली अब क्या रंग दिखाती है। मनोज का दार्शनिक अंदाज देखकर श्रद्धा ने कहा, दिल्ली अब केवल भरपूर मेहनत ही कराएगी मनोज, टूट कर मेहनत करना है बस। इसके बाद मनोज और श्रद्धा 1 घंटे तक पार्क में बैठे बातें करते रहे। उसके लिए श्रद्धा का साथ ही बड़ी बात थी। रोज़ श्रद्धा से मिलने के लिए उसने पढ़ाई को अपना आधार बनाया। इसलिए जब मनोज ने श्रद्धा से रोज़ शाम को 2 घंटे साथ में हिंदी साहित्य पढ़ने का प्रस्ताव दिया तो श्रद्धा तैयार हो गई। श्रद्धा रोज़ शाम को घंटे 2 घंटे मनोज के कमरे पर हिंदी साहित्य पढ़ने जाने लगी। पढ़ाई के बाद मनोज उसे छोड़ने उसके हॉस्टल तक जाता। लगातार 1 महीने तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद मनोज श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़ने गया। नेहरू विहार से मुखर्जी नगर को जोड़ने वाले सकरे पुल पर मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, पिछले 1 महीने से पढ़ाई में जो सघनता आई है, वैसी पढ़ाई यदि साल भर कर ली जाए तो सिलेक्शन पक्का है। श्रद्धा ने पुल की सीढ़ियां उतरते हुए मनोज से कहा, हम लोग जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाते ऐसे ही पढ़ेंगे। श्रद्धा का ध्यान केवल पढ़ाई पर रहता था। मनोज को अब यह उम्मीद सच में हो चली थी कि इस तरह की पढ़ाई चलती रहे तो सफलता मिल जाएगी। हॉस्टल पहुंचने पर श्रद्धा कुछ देर खड़ी रही, फिर मनोज से बोली, मुझे बत्रा तक जाना है, किताबें रखने के लिए एक रैक खरीदना है, क्या तुम चलोगे? मनोज तो अधिक से अधिक श्रद्धा के साथ रहना चाहता था। दोनों बत्रा चल दिए। बत्रा पहुंचकर श्रद्धा ने एक रैक खरीदी। श्रद्धा ने रैक के लिए रिक्शा बुलाया तो मनोज ने कहा कि यह छोटी सी रैक तो है, मैं ही ले चलता हूँ। श्रद्धा कुछ कहती उसके पहले मनोज अपनी मस्ती में मुस्कुराते हुए अपने कंधे में रैक उठाकर चलने लगा। हॉस्टल पहुंचकर श्रद्धा ने मनोज से कहा, थैंक यू मनोज। मनोज कुछ देर तक थैंक यू बोलने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर आए आत्मीयता के भाव को देखता रहा। फिर मनोज ने पूछा, जाऊं? श्रद्धा ने मुस्कुराकर हल्के से सर हिलाया और मनोज को जाते हुए देखती रही। मनोज जब कमरे पर पहुंचा तो पांडे नाराज बैठा था। पांडे ने उससे पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? मनोज ने कहा, श्रद्धा को रैक दिलवाने गया था।
योगिता से जब तक पांडे का प्यार चल रहा था तब तक वह मनोज के प्यार का समर्थक था, यहाँ तक कि मनोज को अल्मोड़ा जाने को प्रेरित किया था। पर पांडे गिरगिट की तरह था। योगिता के जाते ही उसने प्यार के विरोध का धूसर रंग ओढ़ लिया। उसने मनोज से कहा, मनोज जी, श्रद्धा पर्याप्त चतुर है। वे तुमसे प्यार नहीं करती, उन्हें हिंदी साहित्य पढ़ना है इसलिए आती हैं यहाँ। ये लड़कियाँ खूब जानती हैं किससे क्या काम निकालना है। आज उसने तुमसे रैक उठवाई है, कल तुमसे दूसरे काम करवाएंगी। मुखर्जी नगर में लड़कियां लड़कों से इसीलिए दोस्ती करती हैं कि उन्हें अच्छा वर्कर मिल जाए। श्रद्धा कोई अलग नहीं है। पांडे की व्याख्या मनोज को पसंद नहीं आई। वह तो आज विदा के समय आए श्रद्धा के चेहरे के आत्मीय भाव में ही डूबा रहा। उसने पांडे की बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ था। श्रद्धा ने मनोज से पुस्तक मेले में चलने के लिए पूछा तो वह तैयार हो गया। दोनों मेले में पहुंच गए। श्रद्धा ने 3-4 किताबें खरीद लीं। मनोज एक स्टॉल पर खड़ा हो गया और किताबें उठाकर देखने लगा। विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लिंकन आदि महापुरुषों की जीवनियाँ उस स्टॉल पर थीं। वह उन किताबों को उठा कर देखता और वापस रख देता। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, तुम ये किताबें लेना चाहते हो क्या? महापुरुषों की ये जीवनियाँ बहुत प्रेरणादायक हैं। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज मुस्कुराया। फिर उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हैं। लिंकन की जीवनी तो 3-4 बार पढ़ी है। उसके कथन में गर्व था। उसे श्रद्धा के सामने अपनी तारीफ करने का मौका मिल गया। सरल श्रद्धा ने प्रभावित होकर उससे पूछा, ये तुमने कब पढ़ ली? श्रद्धा के सुखद आश्चर्य से मनोज प्रसन्न हो गया। वह चाहता भी यही था। उसने अपनी तारीफ की डिग्री बढ़ाने का मौका मिल गया। बीए में ही पढ़ ली थी। श्रद्धा ने उससे प्रभावित होकर कहा, क्या तुमने इतना सब पढ़ा है? हाँ श्रद्धा, मैंने ग्वालियर में एक लाइब्रेरी में नौकरी की थी। वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। श्रद्धा का प्रसन्नता मिश्रित आश्चर्य देखकर उसने कहा। मनोज के हाथ में एपीजे अब्दुल कलाम की किताब अग्नि की उड़ान थी। किताब की कीमत देखकर उसने वह किताब वापस रख दी। किताबों की स्टॉल से आगे बढ़कर दोनों कॉफ़ी की एक दुकान पर आकर बैठ गए। श्रद्धा ने अपनी 3-4 किताबें टेबल पर रख दी। 3 घंटे से वह घूमते घूमते थक गई थी। मनोज श्रद्धा के लिए कॉफ़ी ले आया। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मनोज। श्रद्धा कॉफ़ी पीती रही। मनोज की इच्छा बहुत समय से श्रद्धा से अपने मन की बात बोलने की हो रही थी। पुस्तक मेले के खुशनुमा माहौल में उसने हिम्मत की। श्रद्धा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। श्रद्धा उसके चेहरे की रंगत देखकर मामला समझ गई। श्रद्धा ने बात बदलते हुए उससे कहा, मनोज, तुम्हें अब इंग्लिश ऐसे और ग्रामर पर भी ध्यान देना चाहिए। रोज़ 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना चाहिए। मनोज का ध्यान श्रद्धा की इस बात पर नहीं था। आज उसका मन कहीं और ही घूम रहा था। श्रद्धा ने जैसे मनोज को जगाते हुए कहा, सुन रहे हो ना मेरी बात? श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कहा, श्रद्धा, तुम कुछ कहती हो, तुम्हारी आंखें कुछ कहती हैं। मैं किसकी बात सुनूं? मनोज की बात सुनकर श्रद्धा ने अपनी नज़रें कॉफ़ी के कप पर टिकाए हुए मनोज से कहा, मैं तुम्हें सरल इंग्लिश में ऐसे लिखना सिखाऊंगी। पहले अटेम्प्ट जैसी गलती अब दोबारा नहीं की जा सकती। प्यार की बात करने के मनोज के अरमानों को श्रद्धा ने इंग्लिश की पढ़ाई के नाम पर ठंडा कर दिया। मनोज फिर से कुछ नए शब्द तलाशने लगा। आज वह श्रद्धा से कुछ कहने की ठान कर आया था शायद, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत श्रद्धा के सामने जवाब दे रही थी। कॉफ़ी पीने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मेरी एक किताब स्टॉल पर रह गई है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। 5 मिनट बाद श्रद्धा अपने हाथ में एक किताब लिए तेज चाल से उसके पास आ गई। श्रद्धा ने अपने साथ लाई हुई किताब उसे देते हुए कहा, मनोज, यह तुम्हारे लिए। मनोज ने किताब उठाई। उसके हाथ में कुछ देर पहले अधिक कीमत के कारण स्टॉल पर छोड़ी गई किताब अग्नि की उड़ान थी। मनोज ने किताब का पहला पन्ना खोल कर देखा, जिस पर लिखा था, मनोज की उड़ान के लिए। श्रद्धा, क्या तुम्हें पता चल गया था कि मेरा मन इस किताब को खरीदने का था? मनोज ने श्रद्धा से पूछा।
श्रद्धा कुछ नहीं बोली, बस उसने एक भरपूर दृष्टि मनोज के चेहरे पर डाली और टेबल पर रखी अपनी किताबें उठा ली। मनोज ने अग्नि की उड़ान के कवर पेज को देखते हुए श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, इस किताब को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम सच में पढ़ाई में बहुत तेज हो। क्यों? श्रद्धा ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि तुम बहुत अच्छे से मेरा मन पढ़ना जानती हो। मनोज पुरानी लीक ही पकड़े रहा, छूटी हुई हिम्मत बटोरता रहा, पर श्रद्धा भी जिद्दी थी। वह मनोज की बातों की लीक पर चलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। मनोज, अब चलें, लेट हो रहे हैं। श्रद्धा ने मनोज की बात का जवाब टाल दिया और दोनों मुखर्जी नगर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतज़ार करने लगे। बस में मनोज के पास बैठी श्रद्धा को लग रहा था कि क्या किसी को इतना छोटा सा गिफ्ट देने के बाद इतना सुकून मिल सकता है जितना उसे आज मिल रहा है। श्रद्धा बस की खिड़की के बाहर देखती रही। मनोज शाम को कमरे पर पहुंचा तो पांडे बिस्तर पर लेटा हुआ था। मनोज आनंदित था। उसने पांडे को श्रद्धा द्वारा दी हुई किताब दिखाई। मनोज सुख से किसी लड़की के साथ मेले में घूमे और पांडे अकेला कमरे में डला रहे, यह बात पांडे को बहुत कष्ट दे रही थी। पांडे ने किताब हाथ में ली, किताब का पहला पेज खोला जिस पर लिखा था मनोज की उड़ान के लिए। पांडे ने यह वाक्य जोर से पढ़ते हुए कहा, मनोज की उड़ान के लिए। ओहो, तो अब आप प्रेमिका की दी हुई इस किताब से मोटिवेट होंगे, अपने घर की भूखमरी से नहीं। कोर्स की किताब पढ़ने से सिलेक्शन होगा। मनोज जी, प्रेमिका द्वारा दी गई इस किताब को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर पांडे ने मनोज की किताब को दूर पलंग पर फेंक दिया। पांडे की इस व्यवहार पर आज मनोज को गुस्सा आने लगा, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, पांडे, हमें इस तरह की मोटिवेशनल किताबें पढ़ना चाहिए। पता नहीं इस किताब की कौन सी बात कब हमारे काम आ जाए। प्रेम कर रहे मनोज से पांडे चिढ़ रहा था। चिढ़ते हुए पांडे ने मनोज से कहा, प्रेम में डूबे लोगों को प्रेमिका की हर बात मोटिवेशन लगती है। मनोज जी, तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें थीं। तुम्हारा संघर्ष और लक्ष्य के प्रति गंभीरता को देखकर लगता था कि तुम जरूर सफल हो जाओगे, पर अब प्यार में फंसकर तुम अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहे हो। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि श्रद्धा से दूर रहने में ही तुम्हारा भला है। एक तरफा प्यार के चक्कर में तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे। श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम अच्छे से जानते हो। तुमसे कुछ भी नहीं छिपा। श्रद्धा के कारण मैं और अधिक गंभीरता से पढ़ पा रहा हूँ। श्रद्धा मेरी पढ़ाई में लाभ ही पहुँचा रही है। उसने पांडे को समझाने की कोशिश की। ये सब बेकार की बातें हैं। अपने आप पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है मनोज। पांडे ने मनोज से नाराज़ होते हुए कहा, जब तक योगिता से तुम्हारा प्यार चल रहा था तब तक तुम्हें श्रद्धा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब तुम्हें फिर से कष्ट होने लगे। मनोज ने पांडे को उसकी असलियत बता दी। मनोज की इस सच्चाई से पांडे तमतमा गया। वह अपने पलंग से खड़ा हुआ। उसने खड़े खड़े मनोज से कहना शुरू किया, मनोज जी, अब आपको तय करना पड़ेगा कि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं या श्रद्धा के साथ। यदि श्रद्धा इस कमरे में आई तो मैं आपका रूम पार्टनर नहीं रह सकता। आप निर्णय सुनाएं, मैं या श्रद्धा। मनोज पांडे के व्यवहार से आहत हो गया। उसे पांडे से इस तरह की जिद की उम्मीद नहीं थी। उसने उदास होकर पांडे से कहा, मैं श्रद्धा के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मनोज जी। इतना कहकर पांडे ने तुरंत अपना सूटकेस उठाया, उसमें अपनी किताबें और कपड़े भरे और दीवार पर उसके द्वारा चिपकाया गया संविधान के मौलिक अधिकारों का पेज उखाड़ दिया और मनोज से फिर कहा, यहाँ अपनी प्रेमिका का फ़ोटो चिपका लेना मनोज। मौलिक अधिकार पढ़ने की ज़रूरत तो अब तुम्हें नहीं रही। श्रद्धा का फ़ोटो देखकर ही पास हो जाओगे। मनोज कुछ कहता इसके पहले पांडे कमरे से बाहर निकल गया। मनोज पांडे के पीछे पीछे गया, लेकिन पांडे एक रिक्शे पर बैठकर जा चुका था। एक दिन अश्विन और नवनीत भागते हुए मनोज के कमरे पर आए। मनोज से घबराए हुए स्वर में अश्विन बोला, मनोज, गुप्ता को पुलिस ने पकड़ लिया है।
मुखर्जी नगर की पुलिस चौकी में बिठा लिया है, जल्दी चलो। तीनों मुखर्जी नगर पुलिस चौकी पहुंचते हैं तो देखा गुप्ता एक स्टूल पर घबराया बैठा है और उसे एक हवलदार डांट रहा है। हवलदार, यदि तुम पर केस बन जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आईएएस की बात तो दूर, चपरासी बनने के लायक भी नहीं रहोगे। बोलो, बनाओ केस। मनोज हवलदार का व्यवहार देखकर समझ गया, पर उसने बड़े शालीन तरीके से पूछा, क्या हुआ सर, क्या गलती हो गई गुप्ता से? हवलदार ने देखा कि एक आरोपी के 3 साथी उसे छुड़वाने आ गए हैं तो वह चिढ़ गया। उसने मनोज से कहा, भाई साहब बत्रा के पीछे बैठकर खुलेआम शराब पी रहे थे। मना किया तो बोलने लगे कि आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपनी औकात में रहूँ। मैं इन पर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने का केस बना रहा हूँ, इसे अपनी औकात दिखाता हूँ। गुप्ता ने धीरे से हवलदार की दी हुई जानकारी में संशोधन किया। शराब नहीं थी, वो बियर थी। गुप्ता के इस व्यर्थ के संशोधन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मनोज, अश्विन और नवनीत समझ गए कि गुप्ता अपनी गलती और नशे के कारण बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अश्विन ने हवलदार से कहा, सर इसे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। नवनीत ने हवलदार को संतुष्ट करने के लिए गुप्ता के सर पर चपत लगाते हुए कहा, क्यों गुप्ता, तुम्हें शर्म नहीं आती सर से बदतमीजी करते हुए? माफ़ी मांगो सर से। गुप्ता तुरंत हवलदार के पैरों पर गिर गया। उसे समझ आ गया था कि अब अकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मनोज ने हवलदार से कहा, सर माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हवलदार पिघल गया था। उसे ऐसे कई केस मुखर्जी नगर में देखने को मिलते थे, पर वह डरा धमकाकर ऐसे ही लड़कों को छोड़ देता था। गुप्ता भी छूट गया। हवलदार ने जाते जाते कहा, तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से तुम लोगों को यहाँ पढ़ने भेजा है। पढ़ाई पर ध्यान दो, कभी भी अपने माँ बाप को धोखा मत देना। मनोज को हवलदार भला आदमी लगा। उसने हवलदार को धन्यवाद दिया और सभी लोग गांधी विहार पहुँच गए। गुप्ता ने सबसे कहा, मैं इस हवलदार को नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, आईपीएस बनना और हवलदार को सस्पेंड करना। गुप्ता की बकवास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पांडे मनोज का कमरा छोड़कर गुप्ता का रूम पार्टनर बन गया था। मनोज गुप्ता को छोड़ने गांधी विहार गया तो उसे पांडे मिल गया। 4-5 दिन हो गए थे पांडे को मनोज से अलग रहते हुए, लेकिन पांडे का गुस्सा कम नहीं हुआ था। मनोज को देखकर पांडे ने उससे कोई बात नहीं की। पांडे के जाने के बाद मनोज को अब तक कोई नया रूम पार्टनर नहीं मिला था, जिसके कारण उसके ग्वालियर से लाए पैसे जल्दी खत्म होने लगे। उसे इतिहास और सामान्य अध्ययन की कोचिंग भी करनी थी, इसलिए उसने तय किया कि वह पापा से कहेगा कि उसे 1 साल हर महीने 2000 रुपये भेजते रहें, जिससे वह दिल्ली में पढ़ाई ठीक से कर सके। एसटीडी पर पहुंचकर उसने अपने पापा को फ़ोन किया। जब तक वह अपनी बात पिता से कहता, पिता ने कहना शुरू कर दिया, साले सब हरामी हैं, किसी को देश की चिंता नहीं, मोए फिर सस्पेंड कर दो, मैं ना मानूंगो, डिप्टी कलेक्टर की अक्ल ठिकाने लगा दूंगो। मैंने भी ठोक के कह दी कि भूखे मर जाऊंगो, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। पिता की अमूर्त बातों से मनोज यह नहीं समझ सका कि इस बार उनके सस्पेंशन की क्या वजह है, पर वह इतना ज़रूर समझ गया कि उसे उनसे पैसों की उम्मीद नहीं करना चाहिए। वह वापस निराश होकर अपने कमरे पर आ गया। उसने आज अपने पिता से चर्चा के बाद यही सीखा कि उसे अपने पिता से केवल एक चीज़ मिल सकती है, वह उनकी जिद्दी प्रवृत्ति और कभी हार ना मानने का हौसला। मनोज कमरे में बैठकर अपने पिता के बारे में सोच ही रहा था कि श्रद्धा आ गई। उसने श्रद्धा को अपने पिता के सस्पेंशन और आज के फ़ोन की पूरी घटना कह सुनाई। श्रद्धा मनोज के पिता से प्रभावित हो रही थी। उसने मनोज से कहा, मनोज तुम्हारे पिताजी सच में अपने सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान हैं। श्रद्धा के मुंह से अपने पिता की तारीफ सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। इस उत्साह में उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ नेहरू विहार के हनुमान मंदिर तक चलोगी? श्रद्धा मनोज के साथ मंदिर चल दी। मनोज मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए बैठा रहा। कुछ देर आंखें बंद करने के बाद मनोज ने आंखें खोल दी।
मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा मैंने आज संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं हमेशा अपना संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे सफलता मिले ना मिले, मैं ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पिताजी के सिद्धांत पर चलूंगा। मनोज संकल्प लेकर श्रद्धा की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। श्रद्धा ने मनोज को संकल्पवान होते हुए देखा तो उसने मनोज को प्रेरित किया, मनोज तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। श्रद्धा द्वारा संकल्प पर मोहर लगा देने से उसका उत्साह दुगना हो गया। आत्मसम्मान और श्रेष्ठत्व के भाव को लिए वह मंदिर से बाहर निकला। मंदिर के बाहर गरीब मजदूर का एक परिवार भीख मांग रहा था। मनोज और श्रद्धा से उन्होंने कुछ पैसे मांगे। पूछने पर पता चला कि वह लोग भिखारी नहीं हैं, बल्कि बुंदेलखंड के खेतिहर मजदूर हैं। 4-5 दिन तक भटकने के बाद भी उन्हें दिल्ली में कोई मजदूरी नहीं मिली। उनके सारे पैसे समाप्त हो गए, इसलिए उन्हें अब वापस जाने के लिए किराए की ज़रूरत है। मनोज ने उस आदमी से पूछा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें वापस अपने गांव जाने के लिए? 1000 रुपये किराया लग है महोबा तक को। मजदूरों के दल के बुजुर्ग आदमी रोनी सूरत बनाकर बोला। मनोज ने सोचने में एक पल भी गवाए बिना अपनी जेब में पड़ा 100 रुपये का नोट उस बुंदेलखंडी मजदूर को दे दिया। मनोज, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पास ये आखिरी 100 रुपये थे। क्या पता ये लोग सही भी कह रहे हैं या नहीं। इनका यह पैसे कमाने का तरीका भी हो सकता है। श्रद्धा ने अपने मन की आशंका मनोज के सामने प्रकट की। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हो सकता है यह झूठ बोल रहा हो। मुद्दा यह नहीं है कि ये सही है या गलत। मुद्दा यह है कि मेरी भावना क्या है। मुझे ये ज़रूरतमंद दिख रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी है। बस मेरे मन में इस समय इनकी मदद करने के संकल्प के अतिरिक्त कोई संदेह आ ही नहीं रहा। मनोज ने उस आदमी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हें 1000 रुपये मिल जाएंगे। श्रद्धा ने आश्चर्य से मनोज से पूछा, क्या तुम्हारे पास इन्हें देने को 1000 रुपये हैं मनोज? नहीं, मनोज ने उत्तर दिया। फिर कहाँ से दोगे इन्हें 1000 रुपये? श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं से भी दूं, अब मुझे इन्हें 1000 रुपये देना ही है। मनोज शायद अब तर्क और दिमाग से ठसाठस भरी इस दुनिया में नहीं था, बल्कि भावनाओं के गीलेपन में डूब गया था। उसने शर्म और संकोच त्याग कर आसपास खड़े लोगों से इन मजदूरों की व्यथा सुनकर कुछ पैसे मांगने शुरू किए। वह हर आने जाने वालों से, दुकानदारों से पैसे मांग रहा था। कुछ लोग उसे दुत्कार रहे थे, कुछ पागल कह रहे थे। राहगीरों और दुकानदारों ने उसे पैसे नहीं दिए। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अब चलो, मैंने संकल्प लिया है इन्हें 1000 रुपये देने का। अब चाहे मुझे यहाँ मजदूरी करके भी पैसे जुटाने पड़ें, मैं जुटाऊंगा। मनोज ने अपने संकल्प को दोहराया। कुछ देर पहले मंदिर में लिए गए संकल्प की परीक्षा की घड़ी उसके सामने आ गई थी। श्रद्धा उसे कुछ भी नहीं समझा पा रही थी, बस वह उसके पीछे घूम रही थी। मनोज जैसे किसी गहरे नशे में डूब गया था। वह फिर से मंदिर में चला गया। उसने मंदिर के पुजारी को पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, बेटा इस तरह पैसे मांगने वाले बहुत आते हैं, किस किस को पैसे देंगे? उसने पंडित जी को समझाते हुए अपनी बात कही। पंडित जी, आप जैसा तपस्वी और लोगों का भला करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपको देखकर मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। आप तो ईश्वर के सबसे नज़दीक हैं। हम सांसारिक लोगों से ज़्यादा उसकी लीला समझते हैं। पता नहीं ईश्वर कब इंसान की शक्ल में हमारे सामने आ जाए। देखिए, वह छोटी बच्ची कैसी कातर निगाहों से आपको देख रही है। आप तो जानते ही हैं, विवेकानंद जी ने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। वह कुछ देर पुजारी जी पर अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए चुप हो गया। पुजारी जी पर उसकी बातों का शायद सकारात्मक असर हो रहा था। वह उस गरीब परिवार को देख रहे थे। आप यहाँ आने वाले भक्तों से बोल देंगे तो इन गरीबों की मदद हो जाएगी, उसने मौका देखते हुए कहा।
पंडित जी को मंदिर में भगवान की सेवा करते 30 साल हो गए थे, पर आज तक उनके काम की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। मनोज की प्रशंसा सुनकर पुजारी जी का मन गरीब परिवार की मदद करने का होने लगा। पंडित जी ने उसे आश्वासन दिया, ठीक है बेटा, कुछ करते हैं। इसके बाद अगले 1 घंटे तक मंदिर में आने वाले भक्तों से पंडित जी गरीबों के लिए दान मांगने लगे। पंडित जी की बात अधिकतर लोग नहीं टाल पाए। थोड़ी ही देर में 1000 रुपये इकट्ठा हो गए। रुपए लेकर पंडित जी को धन्यवाद देकर मनोज वहां आ गया जहां गरीब परिवार था। उसने पूरे पैसे उस आदमी को दे दिए। श्रद्धा को आज उसका एकदम नया रूप देखने को मिला। श्रद्धा उससे कुछ कहना चाहती थी, पर वह कुछ कह नहीं पाई। दोनों चुपचाप नेहरू विहार की ओर चल दिए। श्रद्धा को लग रहा था कि उसने आज कोई अलौकिक दृश्य देखा है, जिसके कारण उसका मन शायद आनंद से भर गया था। अब यह तय हो चुका था कि मनोज को अपने घर से आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। पैसे न मिलने से दिल्ली में उसका रुकना असंभव हो जाएगा, यह मनोज जानता था। पांडे के जाने के बाद मनोज को एक रूम पार्टनर की ज़रूरत थी। अगर रूम पार्टनर नहीं मिला तो उसे कमरे का पूरा 1500 किराया खुद भरना पड़ेगा। यही समय उसके लिए उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा और तीसरे अटेम्प्ट की IAS प्रीलिम्स की तैयारी करने का है, पर बिना नियमित 2000 रुपये के यह संभव नहीं था। मनोज मकान के जिस फ्लोर पर रहता था, उसके साथ वाले कमरे में अरुण नाम का सीनियर रहता था। इन दोनों कमरों से लगी हुई एक छोटी सी किचन थी, जिसमें मनोज, अरुण और अरुण के रूम पार्टनर का खाना बनता था। एक साथ खाना बनाने से खर्चा भी कम आता था और टिफ़िन से अच्छा खाना भी मिल जाता था। इन लोगों का खाना बनाने एक कुक आता था। कुल मिलाकर यह व्यवस्था उपयोगी और सस्ती थी। पैसे खत्म होने के कारण मनोज इस समूह में कैसे सम्मिलित होगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने अरुण से बात की, अरुण सर, क्यों ना हम लोग कुक को हटा दें? आजकल अच्छा खाना नहीं बना रहा, लेट भी आता है। कुक की जगह मैं खाना बना दिया करूँगा। बाजार से सब्जी और दूसरा सामान लाने का काम भी मैं कर दूँगा। मेरे पास अभी घर से पैसे आना बंद हो गए हैं, इसलिए खाने के लगने वाले पैसे मैं नहीं दे पाऊँगा। अरुण और उसका पार्टनर कुक के लेट, लतीफ़ी और बेस्वाद खाने से पहले ही दुखी थे। मनोज का प्रस्ताव उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने मनोज को कुक की जगह खाना बनाने का और किचन के दूसरे काम करने की अनुमति दे दी। इस तरह मनोज की दिल्ली में भोजन की व्यवस्था हो गई। मनोज को अभी भी दिल्ली में रहने के लिए किराए और दूसरे खर्च के लिए पैसों की ज़रूरत थी। एक दिन ग्वालियर में शब्द प्रताप आश्रम के पास रहने वाला लड़का सचिन शर्मा दिल्ली तैयारी करने आ गया। उसे भी रूम पार्टनर की ज़रूरत थी, इसलिए वह मनोज का रूम पार्टनर बन गया। एक दिन मनोज ने अपनी समस्या श्रद्धा को बताई। श्रद्धा, मुझे यदि दिल्ली में रहना है तो अब कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। खाने की व्यवस्था तो मेरी हो गई, मैंने कमरे पर अपने पार्टनरों का खाना बनाना शुरू कर दिया है, पर कमरे के किराए और दूसरे खर्चों के लिए 1000 रुपये तो हर महीने चाहिए ही। श्रद्धा ने कहा, हम विकास सर के यहाँ चलते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ काम मिल जाए। नहीं श्रद्धा, मैं विकास सर को अपनी समस्या नहीं बता सकता। मेरी सफलता की उन्हें बहुत उम्मीद है। मैं उन्हें अपनी परेशानी बताकर निराश नहीं कर सकता। मनोज विकास सर की नज़रों में अपना महत्व कम नहीं करना चाहता था। ठीक है, फिर हम दूसरी कोचिंग में चलते हैं, कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। दोनों ने मुखर्जी नगर की कई कोचिंगों में काम की तलाश की, पर किसी ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं था। किसी ने कहा उनके पास ऑफिस में बैठकर कोचिंग में पूछताछ करने आ रहे लड़कों की काउंसलिंग करने का काम है, जिसमें रोज़ 8 घंटे देने पड़ेंगे। किसी ने कहा कि उनके यहाँ क्लास नोट्स बनाने का काम है, पर उस काम के लिए IAS की मुख्य परीक्षा पास होने की शर्त लगा दी। मनोज की वही स्थिति हो गई जो लाइब्रेरी में नौकरी करने से पहले थी। वही निराशा उसके सामने फिर से थी जो एक बार ग्वालियर में वह देख चुका था। मनोज ने श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़ा और हताश होकर नेहरू विहार जाने लगा।
मुखर्जी नगर में ही श्रद्धा के हॉस्टल से थोड़ी दूर एक बंगले के सामने 8-10 कारें खड़ी थीं। मनोज जब उन कारों के पास से गुजरा तो उसने देखा कि एक लड़का उन कारों को धो रहा है। मनोज ने लड़के से पूछा, क्यों भैया, तुम्हें इन कारों को साफ करने के कितने पैसे मिलते हैं? लड़के ने कहा, क्यों बताएं? मनोज को लड़के का उत्तर अजीब लगा, लेकिन उसने डरते डरते उस बड़े से बंगले की घंटी बजाई। घंटी बजते ही अंदर से कई कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। वह डर के 2 कदम पीछे हट गया। कुछ देर में एक महिला बाहर आकर मनोज से पूछी, क्या है? मनोज ने कहा, मैडम, मैं कार साफ करने का काम करता हूँ। क्या मुझे आपकी कार साफ करने का काम मिल सकता है? उसने अपने आप को आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी की जगह कार साफ करने वाला लड़का मान लिया। महिला सभ्य थी। उसने मनोज से विनम्रता से कहा, नहीं भैया, कार तो हमारे ड्राइवर साफ करते हैं। वो तो आज ड्राइवर छुट्टी पर है, इसलिए इस लड़के को बुलाया है। महिला की बात सुनकर मनोज निराश हो गया। वह वापस जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसने कार धोने वाले लड़के की आवाज़ सुनी, सुनो, तुम्हें मैडम बुला रही हैं। वह वापस गेट के पास पहुंच गया। महिला ने कहा, क्या तुम शाम को 1 घंटे हमारे कुत्तों को घुमा सकते हो? मनोज ने आज के पहले इस तरह के काम की ना तो कभी कल्पना की थी, ना उसे पता था कि इस दुनिया में कुत्ते घुमाने का काम करने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। पहली बार सुनी इस सर्विस की समाज में क्या रेपुटेशन है, यह भी उसे नहीं पता था। आपको हर महीने 800 रुपये मिलेंगे। महिला को शायद वर्कर की सख्त ज़रूरत थी। शाम को 2 घंटे के लिए 800 रुपये अच्छी रकम थी। वह कुत्ते घुमाने का काम पर क्या कुत्ते घुमाने का काम उसे शोभा देगा? उसके दोस्त क्या कहेंगे? फिर उसे लगा कि बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग में काम करना, कार धोना, रिक्शा चलाना, कुत्ते घुमाना तो सब पैसे कमाने के लिए ही है। यह सब काम ईमानदारी और मेहनत से हमारे आसपास ही बहुत से लोग करते हैं। फिर इसमें कैसा संकोच, कैसी शर्म? महिला ने 500 रुपये एडवांस में उसे दे दिए। वह खुश था। उसके दिल्ली में रहने की उम्मीद बन गई थी। मनोज अपनी खुशी को श्रद्धा से शेयर करना चाह रहा था। श्रद्धा कितना खुश होगी उसके काम मिलने से। वह लगभग दौड़ता हुआ श्रद्धा के हॉस्टल पहुंचा। वह घंटी बजाने ही वाला था कि उसे ख्याल आया, क्या श्रद्धा उसे कुत्ते घुमाते देखकर खुश होगी? क्या कोई लड़की ऐसे प्रेमी की कल्पना करेगी कि उसका प्रेमी कुत्ते घुमाने का काम करता हो? उसे अचानक अपनी नई लगी सर्विस का सामाजिक महत्व समझ आ गया। वह बिना श्रद्धा से मिले वापस अपने कमरे पर आ गया। अब मनोज रोज रात को श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़कर कुत्ते घुमाने जाने लगा। उसने तय किया कि वह नेहरू विहार के पुल के पीछे नाले के पास कुत्ते घुमाएगा। उसे यह डर भी लगने लगा कि कहीं उसका कोई दोस्त उसे कुत्ता घुमाते हुए ना देख ले, कहीं श्रद्धा उसे न दिख जाए। पर एक दिन जिसका डर था वही हुआ। वह कुत्ता घुमाकर रात को 10 बजे वापस कुत्तों को छोड़ने जा रहा था कि उसे श्रद्धा मिल गई। श्रद्धा ने जब मनोज को 2 कुत्ते लिए देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा, ये डॉगी किसके हैं मनोज? मनोज को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, पर श्रद्धा से झूठ बोलने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने कहा, श्रद्धा, मुझे कुत्ते घुमाने का काम मिल गया है। रोज़ 2 घंटे शाम को 800 रुपये मिलते हैं। इस महीने का तो एडवांस ही मिल गया। मैंने कमरे का किराया भी दे दिया। उसने अपनी बात कह दी और श्रद्धा के रिएक्शन का इंतज़ार करने लगा। श्रद्धा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके सीने में ज्वार सा उठ रहा है। श्रद्धा को डर था कि कहीं यह ज्वार उसकी आंखों से न बह जाए। 1 मिनट तक श्रद्धा ने अपने आप को कंट्रोल किया। मनोज, एक बात कहूँ, मानोगे? श्रद्धा ने मनोज से पूछा। मनोज को शंका हुई कि कहीं श्रद्धा यह न कह दे कि कुत्ते घुमाने का काम मत किया करो। मनोज ने डरते हुए कहा, कहो श्रद्धा, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? श्रद्धा ने मनोज से कुत्ते घुमाने में साथ जाने की अनुमति मांगी। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ कुत्ते घुमाते हुए संकोच नहीं होगा? श्रद्धा कुछ देर उसे देखती रही। फिर श्रद्धा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी।
एक दिन शाम को मनोज की इच्छा हुई कि वह गांधी विहार जाकर पांडे से मिलाए। मनोज और श्रद्धा गांधी विहार चल दिए। पांडे कमरे पर नहीं था, पर उसका रूम पार्टनर गुप्ता कुर्सी पर पुलिस की वर्दी पहने हुए पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने कंधे पर स्टार और आईपीएस लिखा हुआ बिल्ला लगा रखा था। मनोज और श्रद्धा पहले तो चौंक गए। उन्हें लगा कि गुप्ता के कमरे पर कोई आईपीएस आया है, पर नज़दीक जाकर देखा तो गुप्ता ने ही वर्दी पहन रखी है। मनोज ने पूछा, गुप्ता यह क्या है? गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था और किसी नई रणनीति के कारण वह भेष बनाए हुए था। उसने मनोज को अपने कंधे पर लगे स्टार और आईपीएस लिखा हुआ दिखाया। ये जो स्टार है ना मनोज, यह मुझे अब प्रेरणा देंगे। मैं इन स्टार और आईपीएस के इस तमगे से मोटिवेट होऊंगा। गुप्ता ने आगे कहा, अब मैं यह वर्दी पहन कर ही रोज पढ़ता हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि मुझे आईपीएस बनना है और उस हवलदार दलजीत सिंह को सस्पेंड करना है। मैं उसे बर्बाद करके रहूँगा। गुप्ता अभी भी उस हवलदार द्वारा किए गए अपने अपमान को भूला नहीं था, बल्कि उस अपमान का बदला लेने के लिए एक कारगर रणनीति पर काम कर रहा था। मनोज और श्रद्धा समझ गए कि गुप्ता के दिल पर थाने वाली घटना का गहरा असर हुआ है, लेकिन श्रद्धा को आईपीएस की वर्दी बहुत आकर्षक लगी थी। वापस लौटते समय श्रद्धा ने अपने मन की इच्छा मनोज से कही, मनोज, तुम यदि आईपीएस की वर्दी पहनोगे तो बहुत ही अच्छे लगोगे। मनोज ने श्रद्धा से मजाक में कहा, ठीक है श्रद्धा, मैं गुप्ता से पूछ लूँगा कि उसने यह वर्दी कहाँ से खरीदी है। मैं भी पहनकर पढ़ूंगा कल से। श्रद्धा मनोज के इस मजाक पर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, नहीं मनोज, मैं तुम्हें आईपीएस बना हुआ देखना चाहती हूँ। जो हुक्म मेरे आका, मनोज ने एक्टिंग करते हुए श्रद्धा से मजाक में कहा। मनोज का मजाक सुनकर श्रद्धा मुस्कुरा गई। दोनों कमरे की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गांधी विहार की मेन रोड पर आ गए। मनोज ने पांडे को आते हुए देखा। मनोज और श्रद्धा पांडे के लिए रुक गए, पर पांडे उन दोनों के पास से बिना उनकी तरफ देखे हुए निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ गया।